नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज एमपी। आपके साथ मैं हूं राशि। वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। एमपी की खबरों से अपडेट रहने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राज्य शिक्षा केंद्र ने तैयार की रूपरेखा, अप्रैल में आयोजित हो सकती है बोर्ड की परीक्षा, जाने नई अपडेट। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दरअसल विभाग के द्वारा 13 साल के बाद एक बार फिर 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि इस मामले में दरअसल चर्चा थी कि कोरोना के तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए इस साल एमपी बोर्ड 5वीं और 8वीं की परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि स्कूल शिक्षा मंत्री ने इन सभी चर्चाओं को खारिज करते हुए कहा था कि इस साल मध्य प्रदेश में 5वीं 8वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी और अब माना जा रहा है कि राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा इसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। दरअसल परीक्षा अप्रैल 2022 में होने की संभावना है। राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा इसकी तैयारी पूरी की जा रही है। आपको बता दें कि 5वीं और 8वीं में बोर्ड की तर्ज पर वार्षिक परीक्षा का आयोजन होना था, लेकिन 2019 में कोरोना की वजह से कुछ विषयों की परीक्षा के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई और छात्रों को जनरल प्रमोशन दे दिया गया। तो वहीं 2020 में पहली से 8वीं तक की कक्षाओं के विद्यार्थियों को घर पर आंसर शीट भेजकर वार्षिक मूल्यांकन किया गया था। ऐसी स्थिति में इस साल कोरोना के मामले को देखते हुए राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा प्लान बी भी तैयार किया गया है। वहीं 2021-22 में 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षा अप्रैल 2022 में लेने की संभावना जताई गई है। यूजीसी नेट की परीक्षा स्थगित, नई परीक्षा तिथि जल्द होगी जारी। यूजीसी नेट के छात्रों को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि एक बार फिर परीक्षा को स्थगित किया गया है। स्थगित हुई परीक्षाओं की तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने रविवार को कहा कि कन्नड़ पेपर के लिए यूजीसी नेट परीक्षा टेक्निकल इशू के कारण कुछ केंद्रों पर आयोजित नहीं की जा सकी। वहीं यूजीसी ने कहा कि परीक्षा फिर से आयोजित की जाएगी और परीक्षा की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। एनटीए ने कहा कि यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और जून 2021 के कुछ केंद्रों पर टेक्निकल इशू के कारण रविवार को कन्नड़ विषय में परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी। एनटीए ने उम्मीदवारों को परीक्षा पुनः रिशेड्यूल किया जाएगा, ऐसा कहा है, जिसकी अधिसूचना जारी हुई है। पुनः निर्धारित परीक्षा में संशोधित तिथि इन उम्मीदवारों के लिए संशोधित एडमिट कार्ड के साथ ही जल्द ही अपलोड की जाएगी। यूजीसी नेट परीक्षा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे चेक किया जा सकता है। आपको बता दें कि ugcnet.nta.nic.in है। फिलहाल यूजीसी नेट का दूसरा चरण आयोजित किया जा रहा है और दूसरा फेज 27 दिसंबर को होगा। तीसरा फेज 4 और 5 जनवरी 2022 को होगा। इस फेज के प्रवेश पत्र अभी जारी नहीं किए गए हैं। किसी भी प्रश्न स्पष्टीकरण के लिए उम्मीदवार 0114075900 पर एनटीए हेल्पलाइन डेस्क पर कॉल कर सकते हैं या फिर छात्र एनटीए ugcnet@nta.ac.in पर लिख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के द्वारा जारी विस्तृत अधिसूचना देखें। कर्मचारियों को जल्द मिलेगी बड़ी खुशखबरी, 29,000 तक बढ़ेगी सैलरी, जानिए अपडेट। नए साल 2022 में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को नई सौगात मिलने वाली है। खबर है कि जनवरी 2022 में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% और बढ़ सकता है। इसका लाभ 1 करोड़ कर्मचारियों को मिलेगा और इससे सैलरी में 20,484 रुपए का उछाल आएगा। वहीं मोदी सरकार 3.68% फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ा सकती है। इसके बाद सैलरी में 8,000 रुपए की बढ़ोतरी होगी। अगर नए साल में दोनों फैसलों पर मुहर लगती है तो करीब 29,000 तक सैलरी में इजाफा देखने को मिलेगा। अन्य भत्ते जुड़े तो ये लाभ और भी बढ़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2021 की तरह नया साल 2022 भी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 2 बड़े तोहफे लाने वाला है। वर्तमान में एआईसीपीआई सितंबर 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार डीए 32.81% है और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की गणना के बाद ये 34% हो जाएगा। दूसरे शब्दों में समझें तो अगर दिसंबर 2021 तक सीपीआई का आंकड़ा 125 रहता है तो डीए 3% वृद्धि निश्चित है। इसका भुगतान जनवरी 2022 में किया जा सकता है। ऐसे में संभावना है कि नए साल में मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा सकती है। इसके बाद डीए 31% तक कुल 34% हो जाएगा और सैलरी में 20,500 तक का इजाफा होगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 34% डीए होने पर 18,000 रुपए बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता सालाना
6,480 रुपए हो जाएगा और 56,000 सैलरी वालों का सालाना भत्ता 20,484 रुपए हो जाएगा। यानी कि 1 करोड़ यानी 68 लाख कर्मचारी और 48 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। 2022 में सरकार के द्वारा ये फैक्टर बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दें कि पहली बार आखिरी फैक्टर फिटमेंट फैक्टर 2016 में बढ़ाया गया था। इसमें कर्मचारियों को न्यूनतम बेसिक वेतन 6,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए किया गया था, लेकिन अब माना जा रहा है कि सरकार एक बार फिर इसे बढ़ा सकती है। एमपी को जल्द मिलेगी नई फ्लाइट की सौगात, कैबिनेट मंत्री ने सिंधिया से की ये मांग। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव की सरगर्मियों और नए साल से पहले मध्य प्रदेश की शिवराज कैबिनेट में जल संसाधन, मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास मंत्री तुलसीराम सिलावट ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखा है और भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर को सीधी हवाई यात्रा से जोड़ने की मांग की है। आपको बता दें कि जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री को पत्र लिखकर भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर हवाई सेवा शुरू करने की मांग की है। सिलावट ने सिंधिया से भेंट कर अपने प्रभास जिले ग्वालियर को राजधानी भोपाल से सीधी फ्लाइट से जोड़ने का आग्रह किया और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दौरान ग्वालियर जबलपुर हवाई अड्डा के विकास के संबंध में विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की। आपको बता दें कि ग्वालियर भोपाल और भोपाल ग्वालियर जबलपुर और जबलपुर भोपाल ग्वालियर के लिए हवाई सेल शुरू करने से जनसामान्य के साथ साथ व्यावसायिक वर्ग को भी काफी ज्यादा फायदा मिलने की संभावना है। जल संसाधन मंत्री सिलावट ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के नागरिक उड्डयन मंत्री बनने के बाद मध्य प्रदेश में अनेक सुविधाएं मिली हैं और इसी क्रम में भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर को सीधी फ्लाइट से जोड़ने के लिए पत्र लिखकर यहां पर अनुरोध किया गया है। भोपाल और ग्वालियर दोनों ही औद्योगिक नगरी हैं और भोपाल राजधानी होने से सभी शासकीय मुख्यालय यहाँ है। वहीं ग्वालियर में एजीएमपी हाईकोर्ट, भू अभिलेख कार्यालय और आबकारी विभाग का मुख्यालय होने से यहाँ आने वाले आमजन, शासकीय अधिकारी और साथ ही कर्मचारियों, व्यावसायिक वर्ग की संख्या अधिक है और ऐसे में इन दोनों शहरों के बीच हवाई यात्रा शुरू होने से एयरलाइंस कंपनियों को काफी ज्यादा लाभ भी मिलेगा। नए साल से पहले शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, इन 9 जिलों को मिलेगा लाभ। नए साल 2022 से पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि इसके तहत जैव विविधता संरक्षण के लिए 9 जिलों में आयुष वन विकसित होंगे और साथ ही साथ औषधीय वनस्पतियों का भी संरक्षण होगा। वर्ष 2023-24 में स्थानीय प्रजातियों, जड़ी बूटियों का रोपण कराया जाएगा। वहीं जैव विविधता संरक्षण के लिए विभाग के द्वारा खास प्रयास किए जा रहे हैं। शिवराज सरकार में वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने इस अनूठी पहल की जानकारी देते हुए बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए प्रदेश के 9 जिलों में आयुष वन विकसित किए जाएंगे और अगले साल पन्ना, भोपाल के साथ गुना, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, अलीराजपुर, शहडोल, अनूपपुर जिले में भी 450 हेक्टेयर क्षेत्र में आयुष वन विकसित किए जाएंगे। इसी तरह वर्ष 2023-24 में स्थानीय प्रजातियों और जड़ी बूटियों का रोपण कराया जाएगा। वन मंत्री डॉक्टर शाह ने बताया कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक जनसाधारण के लिए आस्था का केंद्र है और नर्मदा उद्गम स्थल के पास 50 हेक्टेयर क्षेत्र में आयुष वन की स्थापना यहाँ पर की जा चुकी है। इस व्यवस्था से औषधीय पौधे लगाने से पर्यटकों को प्रकृति के दर्शन का लाभ मिलेगा, जो कि आकर्षण का केंद्र रहेगा। जैव विविधता संरक्षण के लिए विभाग के द्वारा तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं और जलवायु परिवर्तन के खतरे को कम करने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। ओबीसी आरक्षण के बिना मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं, सरकार ने वापस लिया अध्यादेश। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के बिना नहीं कराए जाएंगे। इसके लिए रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। आपको बता दें कि इस बैठक में मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम्य स्वराज संशोधन अध्यादेश को वापस लेने का फैसला किया गया। इसे राज्यपाल मंगू भाई पटेल की अनुमति मिलने के बाद विधि एवं विधायी विभाग ने देर रात तत्काल प्रभाव से वापस लेने की अधिसूचना जारी कर दी और अब तय माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव फिलहाल नहीं होंगे। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग सोमवार को विधि विशेषज्ञों से परामर्श कर निर्णय लेगा। कैबिनेट के द्वारा अध्यादेश वापस लेने के बाद अब 2019 की स्थिति लागू हो जाएगी, यानी कि जो मौजूदा चुनाव प्रक्रिया है वो विधि मान्य नहीं होगी। इसके मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव स्थगित करने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ओबीसी आरक्षण के संबंध में दिए गए
आदेश के मुताबिक सरकार को प्रक्रिया करनी होगी और इसके लिए पिछड़ा वर्ग की गणना भी होगी और साथ ही साथ इसके आधार पर आरक्षण का निर्धारण होगा। यह आरक्षण अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को कुल मिलाकर 50% की सीमा से अधिक नहीं हो सकता। राज्य सरकार के प्रवक्ता गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया कि कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण को रुकवाने का काम किया और हमारा मानना है कि जिस अध्यादेश के प्रावधान के अनुसार चुनाव प्रक्रिया संचालित हो रही थी उसके वापस होने के बाद चुनाव आयोग के पास अब चुनाव स्थगित करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होगा। मध्य प्रदेश राज्य वन सेवा परीक्षा के लिए 10 जनवरी से करें आवेदन, 63 पदों पर होगी भर्ती। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य वन सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बता दें कि साल कुल 63 पदों पर भर्तियां निकाली जाएंगी। इच्छुक आवेदक जो हैं वो mpsc.nic.in, mpionline.gov.in और mpsc.com पर जाकर 10 जनवरी 2022 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 9 फरवरी है। फीस जमा करने की आखिरी तारीख भी यही होगी, यानी कि परीक्षा का आयोजन 24 अप्रैल 2022 को किया जा सकता है। 63 पदों में असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के लिए 8 सीटें रखी गई हैं। फॉरेस्ट रेंजर के लिए 40 सीटों पर भर्तियां होंगी और प्रोजेक्ट मैनेजर की 15 सीटों पर भर्तियां की जाएंगी। जनवरी से होगी एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, एडमिट कार्ड के इंतजार में अभ्यर्थी। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की मध्य प्रदेश पुलिस में 4000 कांस्टेबल भर्ती 2020 के लिए होने वाली लिखित परीक्षा का आयोजन 8 जनवरी 2022 से किया जाएगा। इस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए 13 दिन का समय बचा है। ऐसे में अभ्यर्थियों को अपने एडमिट कार्ड जारी होने का बेसब्री से इंतजार है। एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड वेबसाइट peb.mpionline.gov.in या अभ्यर्थियों के रजिस्टर्ड ईमेल या फिर मोबाइल नंबर पर जारी किए जा सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह है कि अपनी ईमेल आईडी भी समय समय पर चेक करते रहें। आमतौर पर किसी परीक्षा के एडमिट कार्ड परीक्षा से 15 दिन पहले जारी हो जाते हैं या संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित कर दिया जाता है, लेकिन एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को इसकी कोई सूचना नहीं मिली। उम्मीद है कि एमपी पीईबी की ओर से इस सप्ताह के अंदर एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2022 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। 8 जनवरी 2022 से परीक्षा शुरू होगी। आपको बता दें कि एमपी पीईबी के आधिकारिक वेबसाइट pb.mpionline.gov.in पर 18 अक्टूबर को जारी नए परीक्षा कैलेंडर के अनुसार 4000 आरक्षक भर्ती परीक्षा जो है वो 2020 का आयोजन 8 जनवरी से किया जाएगा। पहले ये परीक्षा अक्टूबर-नवंबर 2021 में प्रस्तावित थी। एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में करीब 10 लाख अभ्यर्थियों के द्वारा रजिस्ट्रेशन कराने का अनुमान है। कोरोना के कारण एक साल से परीक्षा आयोजित नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब 8 जनवरी से इस परीक्षा के आयोजित होने की पूरी संभावना है। एमपी पीईबी ने 2020 में एमपी पुलिस में 4000 कांस्टेबल जीडी भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। कुल 4000 वैकेंसी में से 3862 पद जीडी कांस्टेबल और 138 पद रेडियो कांस्टेबल के हैं। 28 दिसंबर से प्रदेश के कुछ हिस्सों में हो सकती है बारिश, नए साल में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। 28 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव और इसके कारण बनी प्रणालियों की वजह से अगले सप्ताह में मौसम साफ रहेगा। इसके बाद तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। मौसम विभाग भोपाल सर्कल के अधिकारियों ने बताया कि देश के पश्चिमी हिस्सों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जिससे पश्चिम एमपी और विदर्भ के बीच एक ट्रफ रेखा बन रही है। इसी के साथ दक्षिण पश्चिम बिहार पर एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि इन दोनों मौसम प्रणालियों से एमपी सहित देश के उत्तरी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में एक साथ गरज के साथ बारिश होगी। इस बीच भोपाल और में रविवार को दिन का तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 26.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि रात का तापमान सामान्य 10.4 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं हवा की दिशा उत्तर पश्चिम थी। राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान नौगांव के साथ पचमढ़ी में 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सोमवार को भोपाल के लिए पूर्वानुमान में मौसम ने कहा है कि आसमान साफ रहेगा, मौसम शुष्क रहेगा, 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। दिन का तापमान 25 डिग्री, रात का तापमान 11 डिग्री रहेगा। राज्य के दूसरे हिस्सों में भी मौसम शुष्क रहेगा। अधिकारियों ने बताया कि राज्य के किसी भी हिस्से के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी नहीं की है। देश में ओमिक्रॉन के 578 केस, लिस्ट में मध्य प्रदेश का नाम भी जोड़ा है। इस राज्य ने महाराष्ट्र को पछाड़ा। देखिए राज्यवार लिस्ट। भारत में ओमिक्रॉन के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि ताजा खबर के मुताबिक भारत के 19 राज्यों और
केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन फैल गया है। सोमवार सुबह की स्थिति के अनुसार भारत में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़कर 578 हो गई है। आपको बता दें कि 2 दिसंबर को भारत में ओमिक्रॉन का पहला मरीज मिला था। इसके बाद 22 दिसंबर को मरीजों का आंकड़ा जो है वो 400 पहुंच गया। अच्छी बात यह है कि भारत में अब तक ओमिक्रॉन से एक भी मौत नहीं हुई। अब तक सामने आए मरीजों में 151 ठीक हो चुके हैं। आप पूरी लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि भारत में कोरोना के मरीजों की रिकवरी का आंकड़ा जो है वो 98.40% पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी। पिछले 24 घंटे के बारे में बताया गया कि इस दौरान देश में कोरोना के 6,531 नए केस सामने आए। 7,141 मरीज ठीक हुए। एक्टिव केसेस की संख्या 75,841 है। देश में ओमिक्रॉन प्रभावित राज्यों में पहली बार मध्य प्रदेश का नाम सामने आया है। यहाँ पर इंदौर में 9 मरीज मिले हैं। इसको लेकर 2 दिनों से असमंजस की स्थिति थी। दरअसल स्थानीय लैब ने ओमिक्रॉन की पुष्टि कर ली, लेकिन दिल्ली से आधिकारिक रिपोर्ट आना शेष थी। यही कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार कुछ बोल नहीं पा रही थी। बहरहाल दिल्ली से आई रिपोर्ट में ओमिक्रॉन की पुष्टि हो गई है। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर चुके हैं। फिलहाल के लिए एमपी अपडेट में इतना ही। आप बने रहिए क्लीन न्यूज के साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।